नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट जो साइंस के क्वेश्चन हैं उनका पार्ट 2। हमने जैसा कि पहले पार्ट में कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उनके ऊपर जो टॉपिक थे उनको भी डिस्कस किए थे। तो आज हम उसी का पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। अब बात करें टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप एक प्रकाशिक उपकरण है और इसका प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब ये हो गया टेलीस्कोप, जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देख रहे हैं, और एक होता है छोटी छोटी वस्तुओं को देखने के लिए जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? यानी कि हम भूमध्य यानी इक्वेटर, ये हमारी अर्थ है और ये हो गई हमारी इक्वेटर। तो हम इक्वेटर यानी भूमध्य से कहाँ जा रहे हैं? ध्रुवों की तरफ। तो जब भूमध्य से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है, क्योंकि भूमध्य पर जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और ध्रुवों पर होता है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार भूमध्य से ध्रुवों पर जाने पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि जी का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, बढ़ता है। अब फिर अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। आप सभी को यह बात ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी बुलाते हैं। अब बात करें कि यह पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो यह हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले भाग के नीचे स्थित होती है। अगर आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे मस्तिष्क के किस भाग में स्थित होती है, तो हम बता सकते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का भाग है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बाकी जितनी भी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन को पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण रोग होता है गोइटर। इस रोग में होता है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वह एक बड़ा रूप ले लेती है, यानी उसमें स्वेलिंग आ जाती है और वह आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके कारण हमारा गला उठा हुआ दिखाई देता है, और उसी रोग को कहा जाता है गोइटर। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। फिर बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा किस उर्वरक में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है अमोनियम नाइट्रेट में। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब फिर बात करें अमोनियम नाइट्रेट की, तो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NH4NO3, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है और यह सफेद रंग का होता है। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह अयस्क कौन सा है, यानी इनमें से कौन सा लौह अयस्क है? तो हम बात करें लोहे के अयस्कों के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं सिडेराइट की यानी FeCO3 की। तो यह
लोहे का एक अयस्क है। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटाइट की, Fe3O4 की, तो यह भी एक लोहे का अयस्क है। फिर हम बात करें हेमेटाइट की, हेमेटाइट यानी Fe2O3, तो यह भी लोहे का अयस्क है। तो यानी हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। और इसी प्रकार लोहे के और भी अयस्क हैं जैसे आयरन, पायराइड, लिमोनाइट आदि, ये भी लोहे के अयस्क हैं। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिकाएं। और तंत्रिका कोशिकाएं एक जटिल कोशिकाएं होती हैं। इनका मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न ग्राही अंगों से सूचना लेना और उनका प्रसार करना और उनको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाना। अब फिर बात करें कि जो तंत्रिका कोशिकाएं बनी होती हैं तो वो बनी होती हैं न्यूरॉन की, और न्यूरॉन को तंत्रिका कोशिकाओं की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बल का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं बल की यानी फोर्स की। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास जो बॉडी का मास है और एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। अब फिर बात करें कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। फिर इसी प्रकार बल का भी मात्रक होता है और बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बात करें पास्कल की, तो पास्कल मात्रक है दाब का। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, बल का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन में सहायता करता है। यानी कि पौधों में जो जाइलम और फ्लोएम दो समान ऊतक होते हैं और उनके द्वारा किन चीजों को पौधों तक पहुंचाया जाता है। तो जाइलम के द्वारा वाटर को पौधे की जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन होता है, तो जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन यौगिकों को कहा जाता है कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और जिन यौगिकों में कार्बन नहीं पाया जाता उन्हें कहा जाता है अकार्बनिक यौगिक। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है। यानी पृथ्वी की आयु कितनी हो गई है हम कैसे पता लगाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज की आयु ज्ञात करने के लिए हम उपयोग करते हैं कार्बन डेटिंग का। परंतु अगर बात आती है पृथ्वी की, तो पृथ्वी कई वर्ष पुरानी है। इसके लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम डेटिंग का, और यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। कार्बन डेटिंग थोड़े कम समय के लिए यूज किया जाता है और यूरेनियम डेटिंग इससे भी अधिक वर्ष की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो बात करें सबसे पहले समस्थानिकों की, तो समस्थानिक यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनके परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें कहा जाता है समस्थानिक। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो सबसे पहला है प्रोटियम। तो प्रोटियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। फिर बात करें ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम भी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। और फिर बात करें ट्रिटियम की, तो यह भी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या हो जाती है 3। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है प्रोटियम, उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अमीर स्रोत है।
यानी इनमें से सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और यह खट्टे फलों में पाया जाता है। तो इनमें से बात करें तो इनमें से खट्टा फल है ऑरेंज, और ऑरेंज में विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब फिर बात करें कि विटामिन सी की कमी से रोग होते हैं, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है, जिसके कारण मसूड़ों में सूजन होता है, मसूड़ों से ब्लड निकलता है और मसूड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द भी इस रोग के कारण होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के किस अंग में भोजन अवशोषित होता है? तो हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। छोटी आंत, जिसे इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन भी कहा जाता है, और इसी के द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। अब बात करें कि छोटी आंत की लंबाई, तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 7 मीटर के लगभग, यानी 20 से 23 फुट के करीबन। अब फिर बात करते हैं यहाँ पर बड़ी आंत की। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा और बड़ी आंत की लंबाई कम। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, छोटी आंत इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्यास, इसकी मोटाई बड़ी आंत की अपेक्षा कम होती है, और बड़ी आंत की मोटाई छोटी आंत से ज़्यादा होती है। तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1 से 1.5 मीटर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत के द्वारा हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण किया जाता है। छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा संरचना होती है, जिसके द्वारा भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है और उसका अवशोषण किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए। तो सेल यानी कोशिका के सबसे बाहरी सीमा, यानी कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है उसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किस प्रकार बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली में 3 लेयर होती हैं। उसके बाहर वाली दोनों लेयर बनी होती हैं प्रोटीन्स की, और उसकी बीच वाली लेयर बनी होती है लिपिड की, फास्फोलिपिड की बीच वाली परत बनी होती है। इस प्रकार 3 लेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, जो कि कोशिका की बाहर से सुरक्षा करती है। अब फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रत्येक किडनी बड़ी संख्या में उत्सर्जक इकाइयों से बनी होती है, उन इकाइयों को क्या कहते हैं? तो हम बात करें किडनी को वृक्क भी कहा जाता है। हमारे शरीर में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। अब फिर बात करें किडनी की, तो किडनी एक राजमे के दाने के आकार का इसका शेप होता है, और इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती, और इसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब फिर बात करें किडनी के कलर की, तो हल्का भूरा लाल रंग का होता है, और किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर किडनी बनी होती है। किडनी में 2 भाग होते हैं, एक बाहरी भाग होता है जिसे कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और एक आंतरिक भाग होता है जिसे मेडुला के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे प्रतिक्रियाशील है? तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा क्षय क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा पहुंचता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कंडक्टर यानी सुचालक है या चालक है? तो विद्युत के सुचालक की बात करें तो चांदी विद्युत का सुचालक है, और चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। फिर बात करें तांबा, तो तांबा भी विद्युत का सुचालक है। फिर बात करें एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम भी विद्युत का सुचालक है। तो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है तो हम उसे क्या कहते हैं?
तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि को इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। इसे हिंदी में अश्रव्य तरंगे भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बाद बात करें कि अल्ट्रासोनिक वेव, तो अल्ट्रासोनिक वेव कहा जाता है पराश्रव्य तरंगों यानी कि जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। फिर इसके बाद में आती हैं ऑडियोबल वेव, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। ऑडियोबल वेव जिन्हें हमारे कान सुन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, इसे बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारे शरीर पर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और चेचक वायरस से होने वाला रोग है। और चेचक के टीके की खोज लुई पाश्चर के द्वारा की गई थी और चेचक के वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। अब हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सीधे प्रतिसाद देती है। यानी कि वायुमंडल में जो अम्ल वर्षा होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस गैस का होता है। तो अम्ल वर्षा में क्या होता है कि यह एक एसिड रेन होती है यानी कि अम्ल की वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके एक हेवी एसिड बनाते हैं और बारिश के समय पानी के साथ वह भी नीचे आते हैं। और नाइट्रोजनीकृत एक एसिड होता है जिसके द्वारा हमारे पेड़ पौधों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है। तो अम्ल वर्षा में सबसे अधिक योगदान दिया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा भी इसमें योगदान दिया जाता है। NO2 के द्वारा भी एसिड रेन होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप किसी भी डाउट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और आगे अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो, समझना हो, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखकर हमें बताएं। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।